आज हम आपके लिए नीट से रिलेटेड एक ऐसा टॉपिक लेके आए हैं जो नीट 2024 में पूछा भी गया। इससे पहले भी इस टॉपिक को पूछा जाता रहा। सबसे बड़ी बात ये कि नीट के सिलेबस का ये एक इंटीग्रेटेड पार्ट है, एक सेगमेंट है और वो टॉपिक है मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ सर्कुलर कॉइल। मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ सर्कुलर कॉइल। ये टॉपिक एक्चुअली 12th क्लास के सिलेबस को बिलोंग करता है और बच्चों शायद ये आपने सुना भी होगा, बहुत सारे मेंटोर से आपकी बात भी हुई होगी, आपके टीचर्स ने बताया भी होगा कि इस साल 12th के सिलेबस से ज़्यादा क्वेश्चंस पूछे गए और 11th के सिलेबस से कंपैरेटिवली कम क्वेश्चन पूछे गए। क्वेश्चन ज़्यादा पूछे गए या कम पूछे गए ये कोई बड़ा मसला नहीं है। मसला ये है कि पूरा सिलेबस आपका तैयार है कि नहीं। अगर तैयार है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं है तो हमें तैयारी करने की ज़रूरत है। अब ये चूँकि सिलेबस का एक पार्ट है, एक ऑथेंटिक सेगमेंट है, इसलिए ये क्लियर होना ही चाहिए। चाहे इससे ज़्यादा क्वेश्चन आए या कम क्वेश्चन आए, ये तो हमारा क्लियर होना ही चाहिए। तो सबसे पहले आज हम लोग इस टॉपिक को क्लियर करेंगे, इसका बेसिक क्लियर करेंगे, समझेंगे, एस्टेब्लिश करेंगे और समझेंगे इसको, और उसके बाद इसी कॉन्सेप्ट को एक क्वेश्चन पे अप्लाई कर देंगे जो इस साल नीट के एग्जाम में यानी 2024 में पूछा गया। सबसे पहला सवाल है बच्चों के मैग्नेटिक फील्ड क्या है। आपने सुना होगा या स्टडी किया होगा, द रीजन ऑफ स्पेस अराउंड अ मैग्नेट इन विच इट कैन exert some force on another magnet is called magnetic field। किसी भी मैग्नेट के सराउंडिंग का वो एरिया, वो रीजन ऑफ स्पेस जिसमें वो दूसरे मैग्नेट पे फोर्स एक्सर्ट करता है या उस मैग्नेट का एक इफेक्ट होता है, उस रीजन ऑफ स्पेस को मैग्नेट का मैग्नेटिक फील्ड कहते हैं। आपने ये भी याद किया होगा, पढ़ा होगा एनसीईआरटी की बुक में कि मैग्नेटिक फील्ड एक वेक्टर क्वांटिटी है, इसकी ऐसा यूनिट टेस्ला होती है। अब एक बुनियादी सवाल ये है बच्चों कि मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है, यानी मैग्नेट मैग्नेटिक फील्ड का सोर्स है। तो एक सवाल ये आता है बच्चों के, क्या मैग्नेटिक फील्ड इस दुनिया का अकेला सोर्स है? क्या कोई दूसरा सोर्स दुनिया के अंदर नहीं है जो मैग्नेटिक फील्ड को प्रोड्यूस करता हो, जनरेट करता हो, डेवलप करता हो? जवाब है हैं, और कई सोर्सेज हैं जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करते हैं। अब मैं उन सोर्सेज के नाम लेता हूं, आप इनको जहन में याद रखिएगा। अ मैग्नेट प्रोड्यूसेस मैग्नेटिक फील्ड। द अर्थ प्रोड्यूसेस मैग्नेटिक फील्ड। मूविंग चार्ज प्रोड्यूसेस मैग्नेटिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक करंट आल्सो प्रोड्यूसेस मैग्नेटिक फील्ड। तो बच्चों आपने देखा कि मैग्नेटिक फील्ड का सोर्स, जनरेटर, प्रोड्यूसर एक नहीं है दुनिया में बल्कि 4 हैं। मैं उनके नाम एक दफ़ा और रिमाइंड कर दूं आपको। मैग्नेट, अर्थ, मूविंग चार्ज एंड करंट। इस वक्त हम ये बात करेंगे कि करंट मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है। अब ये करंट किसी स्ट्रेट वायर में हो सकता है, सर्कुलर लूप में हो सकता है, किसी सर्किट में हो सकता है। अब अगर हमारे पास कोई सर्कुलर लूप है, यानी कंडक्टिंग मटेरियल का बना हुआ एक सर्कुलर लूप हमारे पास है और उस सर्कुलर लूप में एक करंट एग्जिस्ट करता है। फॉर एग्जांपल उस करंट की वैल्यू I है और उसका डायरेक्शन एंटी क्लॉकवाइज है, और जिस लूप की हम बात कर रहे हैं इसका रेडियस हमको मालूम है। फॉर एग्जांपल इसका रेडियस है A। अब बच्चों सवाल ये पूछा जा रहा है कि ये जो सर्कुलर लूप है, इस सर्कुलर लूप के सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा, उसका मैग्नीट्यूड क्या होगा और उसका डायरेक्शन क्या होगा। हालांकि बच्चों ये बात आपके जहन में होना चाहिए कि करंट प्रोड्यूसेस मैग्नेटिक फील्ड because in this loop there is a current, so there will be a magnetic field all around the circular loop at every point।
outside the loop, inside the loop, at the center, on the axis and so on. लेकिन हम उन तमाम पॉइंट्स पे इस वक्त इंटरेस्टेड नहीं हैं, हम सिर्फ एक पॉइंट पे इंटरेस्टेड हैं, हमारा फोकस सिर्फ एक जगह पे है और वो जगह, वो लोकेशन, वो पॉइंट, वो साइट है सेंटर, सेंटर ऑफ द लूप। अब एक सर्कुलर लूप है जिसमें करंट की वैल्यू I है और जिसका रेडियस A है। अगर बच्चों आपसे पूछा जाए कि बताइए इसके सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू कितनी होगी, तो आपका जवाब है, वैल्यू को कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास एक आसान सा फॉर्मूला होता है और वो फॉर्मूला ये है म्यू नॉट I अपॉन 2A। I stands for value of current and A stands for radius of the loop. क्लियर? ये फॉर्मूला सिंगल टर्न के लूप के लिए है। कभी कभी ऐसा हो सकता है कि इस लूप में बहुत सारे टर्न्स को एक साथ टाइटली वॉन्ड कर दिया गया हो, एक साथ बांध दिया गया हो, बाइंड कर दिया गया हो और हर टर्न के अंदर सेम करंट फ्लो होता हो, तो फिर हम इस कंडक्टर का नाम लूप नहीं रखेंगे बल्कि इसको हम सर्कुलर कॉइल कहेंगे। अब हमारे पास अगर एक सर्कुलर कॉइल है जिसमें नंबर ऑफ टर्न्स n है, तो ऐसी हालत में हमारा ये फॉर्मूला थोड़ा सा मॉडिफाई हो जाएगा और वो हो जाएगा म्यू नॉट Ni upon 2A। Here A indicates radius, I indicates current and capital N indicates number of turns in the coil। अब आप देख सकते हैं बच्चों कि मैग्नेटिक फील्ड का मैग्नीट्यूड 3 पैरामीटर्स पर डिपेंड करेगा, नंबर ऑफ टर्न्स पे, करंट की वैल्यू पे और रेडियस पे। अगर I और A को मेंटेन रखा जाए तो B N के प्रोपोर्शनल होगा, नंबर ऑफ टर्न्स के प्रोपोर्शनल होगा। अगर नंबर ऑफ टर्न्स को डबल कर दिया जाए तो मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू भी डबल हो जाएगी और अगर N को हाफ कर दिया जाए तो B की वैल्यू भी हाफ हो जाएगी। दूसरी बात, अगर नंबर ऑफ टर्न्स और रेडियस को मेंटेन रखा जाए तो फिर B I पे डिपेंड करेगा और I के प्रोपोर्शनल होगा, करंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। अगर करंट को इंक्रीज करेंगे तो मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू इंक्रीज हो जाएगी, करंट को डिक्रीज करेंगे तो मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू डिक्रीज हो जाएगी, करंट को ज़ीरो कर देंगे तो B की वैल्यू भी ज़ीरो हो जाएगी। अब अगर N और I को कांस्टेंट रखा जाए तो फिर मैग्नेटिक फील्ड A पे डिपेंड करेगा, रेडियस ऑफ द लूप, रेडियस ऑफ द कॉइल पे डिपेंड करेगा और रेडियस के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा। अगर रेडियस को डबल कर दिया जाए तो मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू हाफ हो जाएगी और अगर रेडियस को हाफ कर दिया जाए तो मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू डबल हो जाएगी। अब यहाँ पर एक क्वेश्चन ये पूछा जाता है बच्चों और वो ग्राफ से रिलेटेड होता है, इसी फॉर्मूले पर डिपेंडिंग होता है कि चूँकि B और I एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, मैग्नेटिक फील्ड का मैग्नीट्यूड करंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो बताइए B और I के बीच का ग्राफ कैसा होगा। कई दफ़ा इस क्वेश्चन को कंपटीशन में पूछा गया, तो याद रखें कॉन्सेप्ट इसका ये है कि जब दो फिजिकल क्वांटिटीज़ एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हों, डायरेक्ट प्रोपोर्शन में हों, तो उनके बीच का ग्राफ हमेशा स्ट्रेट लाइन होता है। अगर I को हम ज़ीरो करेंगे तो B ज़ीरो हो जाएगा, यानी ग्राफ हमारा स्ट्रेट लाइन होगा और ओरिजिन से पास करेगा। आइए उसको ड्रा करके देखते हैं। फॉर एग्जाम्पल B को हम लोगों ने प्लॉट किया वर्टिकल एक्सिस पे, I को हम लोगों ने प्लॉट किया हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे, तो दोनों के बीच का ग्राफ एक स्ट्रेट लाइन होगा और ये ओरिजिन से पास करेगा ऐसे। ठीक। दूसरा सवाल ये पूछा जाता है बच्चों के B और A के बीच का ग्राफ कैसा होगा, यानी मैग्नेटिक फील्ड का मैग्नीट्यूड और कॉइल का रेडियस, इन दोनों के बीच का ग्राफ कैसा होगा। क्योंकि बच्चों आप ये देख रहे हैं कि इन दोनों के बीच जो रिलेशन है वो डायरेक्ट नहीं है बल्कि इन्वर्स है, एक दूसरे के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। आप कह सकते हैं कि B is inversely proportional to A and the concept is if two physical quantities are inversely proportional to each other then the graph between them will be not a straight line, not a parabola
बट इट विल बी अ हाइपरबोला। ग्राफ कैसा होगा? हाइपरबोला होगा। यानी मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एंड रेडियस ऑफ द कॉइल, इन दोनों के बीच का जो ग्राफ होगा बच्चों वो हाइपरबोला होगा और वो ग्राफ ऐसा दिखेगा। आइए हम उसको बनाते हैं। फॉर एग्जांपल वर्टिकल एक्सिस पे हमने प्लॉट किया मैग्नेटिक फील्ड और हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे हमने प्लॉट किया रेडियस। तो ऐसी हालत में इन दोनों के बीच का जो ग्राफ हमारा होगा वो ग्राफ ऐसा होगा, ऐसा होगा, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। कैसा होगा? रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। अब समय को बिना खराब किए हुए आइए एक क्वेश्चन पे बात करते हैं जो नीट 2024 में अपीयर हुआ। बहुत सारे क्वेश्चन बहुत सारे बच्चों ने जो अपीयर हुए थे उन्होंने सॉल्व कर लिया और बहुत सारे बच्चे ऐसे भी हैं कि उन्होंने इस क्वेश्चन को ट्राई तो किया लेकिन उनका सॉल्यूशन रॉन्ग हो गया या वो कॉन्सेप्ट को नहीं समझ पाए। तो उसी बात को डिस्कस करते हैं एक क्वेश्चन के ज़रिए। ये क्वेश्चन एक्चुअली नीट 2024 में पूछा गया। अब ये क्वेश्चन आपके सामने है, 1 मिनट का टाइम हम आपको देंगे और इस क्वेश्चन में आपको क्वेश्चन को इतने टाइम में इस क्वेश्चन को आपको रीड करना है, समझना है और फिर एक फॉर्मूले की मदद से जो अभी अभी आपको गाइड किया गया इस फॉर्मूले की मदद से उस क्वेश्चन को क्रैक करना है, यानी नीट को क्रैक करना है। यस, आइए देखते हैं उस क्वेश्चन को। प्यारे बच्चों वो क्वेश्चन हमारा ये है। क्वेश्चन को एक दफ़ा पढ़ लीजिए। A tightly wound 100 turns coil of radius 10 centimeter carries a current of 7 ampere. The magnitude of the magnetic field at the center of the coil is option 1, 2, 3 and 4. 4.4 millitesla, 44 tesla, 44 millitesla, 4.4 tesla. Question is given on the board. मुमकिन है कि आपने उसको नोट कर लिया होगा। एक एक्सपर्ट का कहना है, फिज़िक्स के एक बहुत ही डीप एक्सपर्ट ने इस बात को हमें बताया कि जब भी आप फिज़िक्स के किसी न्यूमेरिकल को सॉल्व करने की शुरुआत करें तो इन द बिगिनिंग व्हाट यू शुड डू सो दैट योर क्वेश्चन बिकम हैंडी, ईजी एंड योर सॉल्यूशन वुड बिकम करेक्ट। उन्होंने बताया कि सबसे पहले क्वेश्चन को आप प्रिसाइजली, केयरफुली, फुल कंसंट्रेशन के साथ पढ़िए ताकि एक ही राउंड में आपको ये मालूम हो जाए कि उस क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है और क्या पूछा गया है। तो बच्चों आपने क्वेश्चन को पढ़ लिया होगा। फिर उसके बाद ये सोचिए कि इस क्वेश्चन में जो गोल हमें दिया गया है, जिस क्वांटिटी को एवेलुएट करने के लिए किया गया है, उस क्वांटिटी को फाइंड आउट करने के लिए कौन सा फॉर्मूला हम अप्लाई कर सकते हैं। उस फॉर्मूले को लिखिए और गिवन इन्फॉर्मेशन को उसमें पुट कीजिए, अननोन को फाइंड आउट कर लीजिए। तो सबसे पहले बच्चों इस क्वेश्चन में हमसे ये कहा गया है कि एक सर्कुलर कॉइल है जिसमें नंबर ऑफ टर्न्स 100 है, दैट इज n इज 100। n दिया हुआ है कितना? 100। उसके बाद ये कहा गया है इट्स रेडियस इज 10 सेंटीमीटर, रेडियस इज 10 सेंटीमीटर। इट कैरीज अ करंट ऑफ 7 एम्पियर। द वैल्यू ऑफ करंट पासिंग थ्रू द कॉइल इज 7 एम्पियर। You need to find the magnitude of magnetic field at the center, that is B. B is your question. अब बच्चों जैसा कि आप जानते हैं कि सर्कुलर कॉइल के सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू को फाइंड करने का एक साधारण सा फॉर्मूला है, एक बहुत ही आसान फॉर्मूला होता है। उस फॉर्मूले को हमने बोर्ड पे लिखा था, मुमकिन है आपने उसको नोट कर लिया होगा। आइए उसको लिखते हैं और फिर गिवन इंफॉर्मेशंस को सप्लाई करते हैं, पुट करते हैं, प्रॉपर प्लेस पे डालते हैं और फिर जो अननोन क्वांटिटी है दैट इज़ बी, उस अननोन क्वांटिटी को हम लोग इवेलुएट करते हैं। वो फार्मूला बच्चों ये है, वो फार्मूला हमारा है B इज इक्वल टू म्यू नॉट Ni अपॉन 2a।
आप जानते हैं कि n का मतलब है नंबर ऑफ टर्न्स, I का मतलब है करंट, A का मतलब है रेडियस ऑफ द कॉइल। व्हाट इज म्यू नॉट? पता होगा आपको। म्यू नॉट एक सिंबल है, एक कांस्टेंट है, और इससे हम कहते हैं परमिबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस। क्या कहते हैं? परमिबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस। परमिबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस की वैल्यू होती है, वो वैल्यू आपको याद होगी, ये वैल्यू होती है 4 पाई इंटू 10⁻⁻⁷, और इसकी यूनिट होती है टेस्ला मीटर पर एम्पियर। बच्चों वैल्यू आपको याद होनी चाहिए। कभी कभी ऐसा होता है कि क्वेश्चन में इसको दे दिया जाता है और कभी कभी ऐसा होता है कि आपकी मेमोरी पे उसको छोड़ दिया जाता है, ताकि एग्जामिनर इस बात को चेक करे कि बच्चे को म्यू नॉट की वैल्यू याद है या नहीं है। यस, तो इसकी वैल्यू है 4 पाई इंटू 10⁻⁻⁷, और इसकी यूनिट है टेस्ला मीटर पर एम्पियर। आइए वैल्यूज को पुट करते हैं। म्यू नॉट हमको दिया हुआ है 4 पाई इंटू 10⁻⁻⁷, n दिया हुआ है 100, I दिया हुआ है 7 अपॉन 2 इंटू 10 सेंटीमीटर को हम मीटर में लिखेंगे तो ऐसे लिखेंगे। अब अगला कैलकुलेशन ये है, 4 को रहने दीजिए और पाई को लिखिए 22/7 इंटू 10⁻⁷। 100 को कर सकते हैं 10⁻² इंटू 7 डिवाइडेड बाय 2 इंटू 10⁻⁻1। 10 का पावर 1 और 10 का पावर -2, -2 में +1 ऐड कर देंगे तो -1 हो जाएगा। अब 7 and 7 कैंसिल, 2 to the 4। यस, ऊपर हमारे पास क्या बचा? 22 का डबल कर दीजिए 44 इंटू 10⁻⁻7 यहाँ पर है, 2 यहाँ पे आ रहा है मल्टीप्लिकेशन में और -1 आ रहा है पावर नीचे, तो आप लिख सकते हैं 10 का पावर -7 + 2 - 1। ये हमारा हो जाएगा 44 इंटू 10⁻⁻⁻⁻। इसे आप लिख सकते हो 44/10 इंटू 10⁻⁻⁻, इसे आप लिख सकते हैं -3। यस, 44/10 को आप लिख सकते हैं 4.4 और इंटू 10⁻⁻³ टेस्ला। अब अगर इसको हम मिली टेस्ला में लिखना चाहें तो ये हो जाएगा 4.4 अपॉन 1000 हो जाएगा, और टेस्ला को अगर 1000 से डिवाइड कर दिया जाए तो ये मिली टेस्ला हो जाएगा, यानी ये हो जाएगा 4.4 मिली टेस्ला। तो आपने देखा बच्चों, आंसर आपका आ चुका है और वो आंसर है 4.4 मिली टेस्ला। आप देख सकते हैं यहाँ पे 4 आंसर्स दिए हुए हैं, 4.4 मिली टेस्ला, 44 टेस्ला, 44 मिली टेस्ला एंड 4.4 टेस्ला। विच आंसर इज करेक्ट? आप बच्चे अच्छी तरह से जानते हैं, आपने भी सॉल्व किया होगा हमारे साथ, और आप भी इस नतीजे पे पहुंचे होंगे। योर राइट ऑप्शन इज ऑप्शन 1, दैट इज 4.4 मिली टेस्ला। तो बच्चों आपने देखा कि इतने कम टाइम में हम लोगों ने इस कॉन्सेप्ट को क्लियर किया, इस्टेब्लिश किया, पॉलिश किया, और फिर उस कॉन्सेप्ट को एक नीट में आए हुए ओरिजिनल क्वेश्चन पे अप्लाई किया और सॉल्यूशन भी हमें मिल गया। इतनी आसानी से सॉल्यूशन मिल गया। इसी तरह से हम आपकी तैयारी में आपको सपोर्ट करते रहेंगे और फिर मिलते हैं अगले सेशन में। आई होप ये टॉपिक आपको समझ में आया होगा, आपको फ़ायदा पहुंचा होगा। फिर अगले टॉपिक के साथ हाजिर होते हैं, तब तक के लिए बाय।